हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबके सब। आज हम बात करने वाले हैं परीक्षा धाम के MPGK की बुक के भाग 3 की। तो चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य में अंतर से। राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित होते हैं, अभयारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। यहाँ पशु चराई पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। यहाँ पशु चराई पर प्रतिबंध नहीं होता। सामान्यतः आरक्षित वनों में पाए जाते हैं, सामान्यतः संरक्षित वनों में पाए जाते हैं। मतलब नेशनल पार्क आरक्षित वनों में पाए जाते हैं सामान्यतः, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है या वन्यजीव अभयारण्य होते हैं वो संरक्षित वनों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की। आप मैप देख सकते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर होगी कि कहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इन राष्ट्रीय उद्यानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा भाग है अन्य राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात जिनमें टाइगर प्रोजेक्ट नहीं लागू है। तो प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। कान्हा किसली, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुगरी। अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में माधव जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार, कुनो पालमपुर। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1973 में भारत सरकार ने की थी। मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में की गई। मध्य प्रदेश में बाघों की अधिकता या बाघों की संख्या अधिक होने के कारण इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। पूरे देश में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। बाघ रिपोर्ट 2018 की बात कर लेते हैं। राज्य और बाघों की संख्या, मध्य प्रदेश में कुल 526 बाघ पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पर है कर्नाटक जिसमें 524 बाघ हैं। तृतीय स्थान पर है उत्तराखंड जिसमें 442 बाघ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की। यह मंडला बालाघाट जिलों में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका कुल क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। इसको 1933 में वन्यजीव अभयारण्य, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान व 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। यहाँ बंजर, होलो, सुपर्ण नदियाँ प्रवाहित होती हैं। विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है जिसमें पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा किसली के मध्य जंगल गलियारा का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां पर हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है वह है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। सर्वाधिक बाघ इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसका अपना शुभंकर 2017 में जारी किया। शुभंकर का नाम है भूरादा बारहसिंघा। इसके डिज़ाइन करता है रोहन चक्रवर्ती। इस राष्ट्रीय उद्यान में भूरा सिंह प्ले स्कूल प्रस्तावित है। तेलंगाना की संस्था LACONES की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कान्हा किसली के बाघों के शरीर में मेटाबोलाइट नामक केमिकल पाया जाता है जिस कारण बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं। बाघों के तनाव का कारण क्या है? मेटाबोलाइट नामक केमिकल। अब बात करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी की। दोस्तों 1958 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान NH-46 राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ पर सांख्य सागर, जाधव सागर, माधव सागर झील स्थित हैं। यहाँ पहाड़ी की चोटी पर भव्य जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत के लिए 2011 में किया गया था, लेकिन किसी कारणवश उनका आगमन नहीं हुआ। इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहारी नदी प्रवाहित होती है। सर्वाधिक तेंदुआ माधव राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक बाघ पाए जाते थे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में और सर्वाधिक तेंदुआ पाए जाते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान में। अब बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की।
यह उमरिया जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई थी व वर्ष 1993 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान की ऐतिहासिकता शिव पुराण में वर्णित है। 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बघेल राजाओं की शिकार स्थली रही है। बाघों का अधिक घनत्व होने के कारण इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। यहाँ जंगली भैंसों का संरक्षण भी होता है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बांस की अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। बांस की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। यह सिवनी, छिंदवाड़ा एवं नागपुर 3 जिलों में फैला हुआ है। 1975 में राष्ट्रीय उद्यान तथा 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसका अन्य नाम इंदिरा प्रियदर्शनी है। रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक जंगल बुक की परिकल्पना यहीं से की गई थी, इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। इसके बीचों बीच से पेंच व हर्री नदी प्रवाहित होती है। इसका वर्णन अकबरनामा में मिलता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की, जो भोपाल में स्थित है। 1979 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम सर्प उद्यान यहीं पर स्थित है या यहीं स्थापित किया गया। इसको आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। ISO 9001-2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है, जिसमें पक्षियों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश के पन्ना एवं छतरपुर जिले में स्थित है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया एवं 1994 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इसे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न भी कहा जाता है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है, नेशनल पार्क का रत्न भी कहा जाता है। चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। इसको भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार मिला। यहाँ पांडव जलप्रपात स्थित है। इसके बीचों बीच से केन नदी प्रवाहित होती है। रेप्टाइल पार्क पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। जंगली भैंसें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ गिद्ध पुनर्वास केंद्र स्थित है। दोस्तों, अब कंफ्यूजिंग पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। पेंच नेशनल पार्क की स्थापना विकिपीडिया के अनुसार 1975 में, जबकि ऑफिशियल वेबसाइट panchtiger.com.in में 1983 दी गई है। वन विहार नेशनल पार्क की स्थापना विकिपीडिया के अनुसार 1979, जबकि ऑफिशियल वेबसाइट वनविहार.org में 26 जनवरी 1983 का उल्लेख है। संजय डुबरी नेशनल पार्क की स्थापना विकिपीडिया के अनुसार 1983, जबकि सीधी जिले की वेबसाइट cd.nic.in में 1975 है। दोस्तों, बात करते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। इसकी स्थापना 1981 में की गई। 1999 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसके बीचों बीच से देनवा नदी प्रवाहित होती है। इसमें सर्वाधिक कृष्ण मृग एवं गौर पशु पाया जाता है। यह पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। हाल ही में महुआ का वृक्ष चर्चा में रहा, जो इसी राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, यह सीधी छत्तीसगढ़ एवं सरगुजा में विस्तृत है। इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान एवं 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ में इसका नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख पर्यटनीय स्थल कन्हैयादाह जलप्रपात एवं रामदाह कुंड संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान से बनास नदी प्रवाहित होती है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी, वर्ष 1983 में डिंडोरी जिले के घोघवा नामक गांव में मध्य प्रदेश के पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर। यह भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में जीवाश्म अध्ययन के पिता अशोक साहनी को कहा जाता है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार, यह 2010 में बनाया गया। यहाँ पर डायनासोर के अंडे के जीवाश्म रखे गए हैं। यहाँ पर जोवट नदी प्रवाहित होती है।
कुनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर 2018 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ऐसा भी है। खंडवा में पोस्टेड चयनित अभ्यर्थी प्रशांत गुप्ता का कहना है कि ओमकारेश्वर नाम का कोई नेशनल पार्क नहीं है, साथ ही यह वन विभाग के आंकड़ों में भी उपलब्ध नहीं है, यह केवल पुस्तकों एवं इंटरनेट पर वर्णित है। समाचार के पन्नों से कुछ करंट अफेयर की न्यूज़। हाल ही में कुनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान में चिंटू चीता नामक शुभंकर जारी किया है। मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य मुरैना में स्थित है। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में है। करेरा शिवपुरी में है। केन घड़ियाल छतरपुर में है। गंगेऊ पन्ना में है। बगदरा सीधी में है। सोन घड़ियाल सीधी शहडोल में है। फेन अभ्यारण्य मंडला में है। रानी दुर्गावती दमोह में है। नौरादेही सागर में है। कालीभीत बैतूल में है। मड़ई होशंगाबाद में है। सुरमानिया खंडवा में है। रालामंडल इंदौर में है। कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर में है। मयूर अभ्यारण्य धार में है। सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में है। कामधेनु अभ्यारण्य आगर में है और नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़ में स्थित है। विशेष जंतुओं के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य। खरम और पक्षी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में 2 अभ्यारण्य हैं। एक है सरदारपुरा धार में और दूसरा है सैलाना रतलाम में। सोन चरैया के संरक्षण के लिए भी 2 अभ्यारण्य बनाए गए हैं। पहला घाटी गांव ग्वालियर, दूसरा करेरा शिवपुरी। घड़ियाल संरक्षण के लिए 3 अभ्यारण्य की व्यवस्था की गई है। चंबल अभ्यारण्य मुरैना में है। कीन अभ्यारण्य छतरपुर एवं पन्ना में है एवं सोन अभ्यारण्य सीधी व शहडोल में है। मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य, उनका स्थान और स्थापित वर्ष। खिवनी अभ्यारण्य देवास एवं सीहोर में है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। नरसिंहगढ़ या रॉक अभ्यारण्य राजगढ़ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य यह सीधी शहडोल जिले में स्थित है। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। रातापानी जो कि मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट प्रस्तावित अभ्यारण्य है, यह रायसेन जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। बोरी अभ्यारण्य यहाँ सर्वाधिक सागौन पाया जाता है। यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, इसको देवरी घड़ियाल अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं, मुरैना जिले में स्थित। 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। बगदरा अभ्यारण्य यह सीधी जिले में स्थित है। 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। गंगेऊ अभ्यारण्य पन्ना जिले में है। 1979 में स्थापना। करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी में है। 1981 में स्थापना। केन घड़ियाल अभ्यारण्य पन्ना छतरपुर में है। 1981 में इसकी स्थापना। कुनोपालपुर अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान हेतु यह प्रस्तावित है। यह शिवपुर जिले में है। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर जिले में स्थित है। 1981 में स्थापना। गांधी सागर अभ्यारण्य गिद्ध संरक्षण परियोजना प्रस्तावित है यहाँ पर। यह मंदसौर जिले में स्थित है और 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। फैन अभ्यारण्य मंडला जिले में स्थित है। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। पनपठा अभ्यारण्य शहडोल जिले में स्थित है। 1983 में स्थापित। सैलाना अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है जो कि रतलाम जिले में स्थित है और 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। सरदारपुरा अभ्यारण्य ये दूधराज पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, धार जिले में स्थित है एवं 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। देश में लुप्त चीते की प्रजातियों की पुनर्स्थापना नौरादेही में की जा रही है। यह सागर जिले में स्थित है और स्थापना हुई थी 1984 में। रालामंडल सबसे छोटा अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का, इंदौर जिले में स्थित है और 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ओरछा अभ्यारण्य निवाड़ी जिले में स्थित है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह जिले में स्थित है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। कामधेनु गो अभ्यारण्य भारत का पहला अभ्यारण्य है, आगरमालवा में स्थित है और 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। मानधाता अभ्यारण्य खंडवा जिले में स्थित है। 2016 में स्थापना हुई थी। खंडवा जिले में ही सुरमानिया अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना भी 2016 में ही हुई थी। कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य अलीराजपुर जिले में 2016 में स्थापित। कालीभीत अभ्यारण्य भालू के लिए प्रसिद्ध है, बैतूल जिले में 2016 में स्थापित। सुरमैनिया अभ्यारण्य हम पहले बात कर चुके हैं, खंडवा जिले में स्थित, 2016 में स्थापित। दोस्तों अब मध्य प्रदेश में कुछ प्रस्तावित वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं। महात्मा गांधी अभ्यारण्य बुरहानपुर में प्रस्तावित। अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य इंदौर में। माधवराव सिंधिया अभ्यारण्य श्योपुर में।
सरदार वल्लभ भाई पटेल अभयारण्य सीहोर में, इंदिरा गांधी अभयारण्य नरसिंहपुर, राजा दलपत शाह अभयारण्य मंडला, जमुना देवी अभयारण्य धार, राजेंद्र प्रसाद अभयारण्य हरदा, ओमकारेश्वर अभयारण्य खंडवा, राघोगढ़ अभयारण्य गुना, भीमराव अंबेडकर अभयारण्य सागर। मध्य प्रदेश के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी 1999 होशंगाबाद में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं बोरी घाटी अभयारण्य इसमें शामिल हैं। 2009 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। बड़ी गिलहरी व उड़ने वाली गिलहरी यहाँ पर पाई जाती है। अमरकंटक अचानक मार 2005 मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। यहाँ सारस क्रेन पाए जाते हैं। 2012 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यह 2011 में घोषित हुआ था। पन्ना एवं छतरपुर जिले में स्थित है। केन नदी इसके बीचों बीच गुजरती है। इसके अंतर्गत गंगेऊ अभयारण्य, केन अभयारण्य व पन्ना राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। 2020 में पन्ना जैव मंडल को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। एग्जाम प्रीमियर लीग EPL की बात करते हैं। सबसे बड़ा अभयारण्य नौरादेही सागर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 1194.670 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर चीता पुनर्वास केंद्र है और यहाँ नामीबिया देश से अफ्रीकन चीता लाने की योजना प्रस्तावित है। सबसे छोटा अभयारण्य है राला मंडल इंदौर। इसका क्षेत्रफल है 2.340 वर्ग किलोमीटर। पालपुर कुनो अभयारण्य श्योपुर में गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के एशियाई शेरों को बसाए जाने की योजना प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र राला मंडल इंदौर में स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल केंद्र चंबल मुरैना में है। यहाँ पर डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना में, इसका उद्घाटन 3 अप्रैल 2016 को हुआ। यहाँ सफ़ेद शेरों को बसाया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु चीतल है। विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता गैनी मैनफोल्ड को कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कैलाश सांख्याल को कहा जाता है। जंगल गलियारा योजना के तहत कान्हा किसली व बांधवगढ़ को जोड़े जाने का प्रस्ताव है। गिद्ध जनगणना 2021 के अनुसार प्रदेश में 9,408 गिद्ध पाए जाते हैं। पन्ना जिले में सर्वाधिक गिद्ध 981 पाए जाते हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं मुद्दे। वन संबंधित अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम 1927, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं उनसे गुजरने वाली नदियाँ। दोस्तों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन नदी गुजरती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बंजर एवं हालोन नदी गुजरती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से चरण गंगा नदी गुजरती है। मांडव राष्ट्रीय उद्यान से मनिहारी नदी गुजरती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से देनवा नदी गुजरती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच एवं कान्हन नदी गुजरती है। डायनासोर जीवाश्म उद्यान से जोगट नदी गुजरती है। चिंटू चीता। अफ्रीकन चीतों के लिए श्योपुर जिले में स्थित कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में जुलाई 2021 में चिंटू चीता नामक शुभंकर जारी किया गया। कहाँ पर किया गया? कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में। मोगली उत्सव। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के आमोदगढ़ में पाया गया था, इसलिए मोगली उत्सव पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में 2004 से मनाया जा रहा है। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में भारत की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी स्थापित की गई है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 2016 में की गई थी। इसका नाम महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी रखा गया है। मध्य प्रदेश में पर्यावरण से संबंधित प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी, प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी, प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली, प्रथम आर्द्र भूमि या रामसर क्षेत्र भोजताल। रोहन चक्रवर्ती एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्टूनिस्ट हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर भूरा द बारहसिंगा के डिज़ाइनर रोहन चक्रवर्ती ही हैं। इन्हें WWF इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अवार्ड 2017 में प्राप्त हुआ था। रोहन चक्रवर्ती ग्रीन ह्यूमर नामक पत्रिका में कार्टूनिस्ट के रूप में काम करते हैं या कार्यरत हैं। देवरी इको घड़ियाल केंद्र, यह मुरैना जिले में चंबल नदी पर स्थित है। यहाँ घड़ियाल के साथ साथ बटाग और कछुओं का संरक्षण प्राकृतिक रूप से किया जा रहा है। इंदौर रीजनल पार्क। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी पार्क इंदौर में स्थित है।
यह इंदौर रीजनल पार्क और पिपल्या पार्क के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। चौसिंगा, मध्य प्रदेश में चौसिंगा कान्हा एवं पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यह मृगों की टेट्रासरस दुर्लभ प्रजाति है। भारत में यह भारत नेपाल सीमा पर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु की। मध्य प्रदेश को उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी क्षेत्र, विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। उत्तर के मैदान में गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंड पड़ती है। यहाँ की जलवायु विषम जलवायु है। विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में गर्मी में साधारण गर्मी एवं ठंडी में अधिक ठंडी पड़ती है। नर्मदा घाटी क्षेत्र में गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में साधारण ठंडी पड़ती है। मालवा के पठार में गर्मी में साधारण गर्मी और ठंडी में साधारण ठंड पड़ती है। तो यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। अब मध्य प्रदेश की जलवायु, दो घटक, मौसम और जलवायु। मौसम, वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन को मौसम कहते हैं और वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु को दो भागों में बांट के देखा जा सकता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु और महाद्वीपीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश से कर्क रेखा के गुजरने के कारण, और महाद्वीपीय जलवायु मध्य प्रदेश के भूआवेष्टित राज्य होने के कारण। मध्य प्रदेश जलवायु क्षेत्र एक नज़र में। जलवायु क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। उत्तर का मैदान विषम जलवायु, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म एवं शीत ऋतु में अधिक ठंडा। मालवा का पठार सम जलवायु, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी और शीत ऋतु में सामान्य ठंडी। विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडा। नर्मदा घाटी क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में सामान्य ठंडा। उत्तर का मैदानी क्षेत्र समुद्र से दूर स्थित होने के कारण उत्तर के मैदानी क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, जिस कारण यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु अधिक ठंडी होती है। गर्मियों में उत्तर के मैदानी क्षेत्रों का औसत तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत ऋतु में 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना इस क्षेत्र के प्रमुख शहर हैं। मालवा का पठार सम जलवायु होने के कारण मालवा क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु ना तो अधिक गर्म होती है और ना ही शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। मालवा क्षेत्र का औसत तापमान गर्मियों में 38 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तथा सर्दियों में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। इंदौर, देवास, उज्जैन, सीहोर, रतलाम आदि इस क्षेत्र के प्रमुख शहर हैं। आदर्श जलवायु के कारण मालवा मध्य प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु सामान्य गर्म एवं शीत ऋतु अधिक ठंडी होती है। इस क्षेत्र का औसत तापमान गर्मियों में 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों में 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी एवं अमरकंटक इसी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नर्मदा घाटी क्षेत्र कर्क रेखा के समीप स्थित होने के कारण नर्मदा घाटी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी किंतु शीत ऋतु में सामान्य ठंडी रहती है। इस क्षेत्र का औसत तापमान गर्मियों में 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों में 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। होशंगाबाद, जबलपुर, हरदा, नरसिंहपुर, खंडवा जिला इस क्षेत्र के प्रमुख शहर हैं। मध्य प्रदेश में वर्षा मध्य प्रदेश में वर्षा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा ऋतु के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर कम होती जाती है। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान गोहद जिला भिंड है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला है बालाघाट और न्यूनतम औसत वर्षा वाला जिला है भिंड। आइसोथर्मल लाइन, जिसको समताप रेखा भी कहते हैं, 21 डिग्री सेंटीग्रेड की
समताप रेखा राज्य को उत्तर व दक्षिणी दो भागों में विभाजित करती है शीत ऋतु में। आइसो हाइट लाइन, इसको हम समवर्षा रेखा भी कहते हैं। 75 सेंटीमीटर की आइसो हाइट रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी व पश्चिमी भागों में विभाजित करती है। वर्षा की परिवर्तनीयता, औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा का होना वर्षा की परिवर्तनीयता कहलाता है। इसको प्रतिशत में मापा जाता है। मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर एवं पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की परिवर्तनीयता बढ़ती जाती है। कट्टीवाड़ा, पचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र में वर्षा, अरब सागर शाखा से होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती चली जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत की चोटियाँ अधिक ऊंची हैं, अतः पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा होती है। इसके बाद कुछ हवाएं ताप्ती, नर्मदा गैप से आकर कट्टीवाड़ा, पचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्रों में वर्षा करवाती हैं। मध्य प्रदेश मौसम कैलेंडर, माह और स्थिति। जनवरी में न्यूनतम तापमान, फरवरी में पश्चिमी विक्षोभ, मार्च में सर्वाधिक तापांतर, अप्रैल में लू एवं प्री मानसून, मई में सर्वाधिक गर्म महीना, लू भी चलती है, जून में ग्रीष्मकालीन मानसून, जुलाई ग्रीष्मकालीन मानसून, अगस्त में भी ग्रीष्मकालीन मानसून, सितंबर में ग्रीष्मकालीन मानसून एवं द्वितीय गर्मी, अक्टूबर पूरा द्वितीय गर्मी, नवंबर में मावट जिसको हल्की वर्षा भी कहते हैं, दिसंबर में भी मावट हल्की वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में तापमान, वार्षिक औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। गर्मियों में औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है। शीत ऋतु में औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई माह में होता है, न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होता है, सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में रहता है। सर्वाधिक औसत तापमान वाला स्थान है गंजवा सौदा, 48.9 डिग्री सेल्सियस 1995 में रिकॉर्ड किया गया, एवं खजुराहो में 49.2 डिग्री सेल्सियस 2018 में रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम औसत तापमान वाला स्थान है शिवपुरी। मध्य प्रदेश ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी को द्वितीय गर्मी कहते हैं। मध्य प्रदेश में वार्षिक तापांतर उत्तरी क्षेत्र में अधिक रहता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। मध्य प्रदेश की ऋतुएं ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन और शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन, इस ऋतु को प्रदेश में यूनाला के नाम से जाना जाता है। इसका प्रारंभ मार्च के मध्य में होता है और समाप्ति जुलाई और जून में होती है। प्री मानसून अप्रैल मई, लू मई माह में चलने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है। अब वर्षाकालीन ऋतु, इस ऋतु को चौमासे के नाम से जाना जाता है। इसका प्रारंभ जून जुलाई में होता है, समाप्ति सितंबर में होती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से ही वर्षा होती है। अब बात करते हैं शीतकालीन ऋतु की। इस ऋतु को प्रदेश में सियाल के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रारंभ अक्टूबर में एवं समाप्ति मार्च में होती है। शीत ऋतु में हल्की वर्षा को मावट कहा जाता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिसंबर जनवरी माह में उत्तरी मैदान में देखने को मिलता है। भारतीय परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश में 6 ऋतुएं होती हैं। वसंत ऋतु मार्च अप्रैल, ग्रीष्म ऋतु मई जून, वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त, शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर, हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर, शिशिर ऋतु जनवरी फरवरी। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ, शीतकाल में मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी मैदानी भागों में होने वाली हल्की वर्षा को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। यह वर्षा रबी की फसल जैसे गेहूँ, सरसों, चना आदि के लिए लाभदायक होती है। मध्य प्रदेश में मानसून, मध्य प्रदेश में शीतकालीन मानसून। मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में हल्की बारिश का होना शीतकालीन मानसून कहलाता है। यह मानसून गेहूँ, चना, सरसों, मटर आदि रबी की फसलों के लिए लाभदायक होता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मानसून, मध्य प्रदेश में जून जुलाई में बारिश का होना ग्रीष्मकालीन मानसून कहलाता है। यह मानसून चावल, सोयाबीन, मक्का आदि खरीफ की फसलों के लिए लाभदायक होता है। बुंदेलखंड सूखाग्रस्त क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा की पवनें जब कोलकाता से उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती हैं, तब फेरल के नियम के अनुसार कोरियोलिस बल के कारण ये पवनें अपने मार्ग से दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, यानी हिमालय की शिवालिक श्रेणियों की तरफ अच्छी खासी वर्षा कराती हैं। इसी कारण से प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा रह जाता है। मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण मैप में देख लेते हैं। न्यूनतम वर्षा गोहद भिंड में होती है। औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये है औसत वर्षा वाला क्षेत्र। सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है और इस क्षेत्र में औसत से अधिक वर्षा होती है।
पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है और दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर भी वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। इसका यदि उल्टा करेंगे पश्चिम से पूरब तो वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। मौसम संबंधी अन्य शब्दावली एवं तथ्य। जंतर मंतर वेधशाला या ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। वेधशाला का निर्माण जयपुर के महाराजा सवई राजा जयसिंह ने 1719 में उज्जैन में किया था, जब वे दिल्ली के राजा मोहम्मद शाह के शासनकाल में मालवा के राज्यपाल के रूप में उज्जैन में थे। तो दोस्तों जंतर मंतर वेधशाला उज्जैन में है और ऋतु वेधशाला इंदौर में है। मावट मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को मावट कहते हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधे चमकने से उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक सूर्य किरणें प्राप्त होती हैं। चूँकि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है इसलिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सूर्य किरणें 21 जून को प्राप्त होती हैं। ताप लहर या लू प्रायः ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म स्थानीय हवा है। वायु के संपर्क में आने से जब शरीर का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस या उससे अधिक होने की संभावना हो तो उसी वायु को लू कहा जाता है। चंद्रशेखर वेधशाला इंदौर में राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र के समीप स्थित है। द्वितीय गर्मी सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी को द्वितीय गर्मी कहा जाता है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश की जनजातियाँ एवं प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व की। इसमें हम बात करेंगे जनजातियों से संबंधित सामान्य तथ्य, अत्यंत पिछड़ी जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, प्रमुख जनजातियाँ एवं उनकी विशेषताओं की, जनजातियों के नृत्य की, उनसे संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व की। तो दोस्तों आप ये मैप देख लीजिए। इससे यदि क्षेत्र से संबंधित प्रश्न आता है और यदि आपको आंसर नहीं पता है तो आप इस मैप के माध्यम से अनुमान लगाकर भी आंसर को टिक कर सकते हैं। उत्तरी क्षेत्र में सहरिया, खैरवार और शोर जनजाति पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में भील, बंजारा, भिलाला, पटेलिया जनजाति पाई जाती है। मध्य भाग में गौंड एवं पारधी जनजाति पाई जाती है। दक्षिणी भाग में कोरकू और भारिया जनजाति पाई जाती है। पूर्वी क्षेत्र में कोल, पानिका, मुड़िया, उरांव एवं बैगा जनजाति पाई जाती है। अब प्रमुख बिंदु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और जनजाति की यहाँ पर तुलना दी गई है। संविधान में परिभाषित अनुसूचित जाति अनुच्छेद 366(24) में वर्णित है, जबकि अनुसूचित जनजाति 366(25) में वर्णित है। संविधान में वर्णन अनुच्छेद 341 में एससी का वर्णन है, अनुच्छेद 342 में एसटी का वर्णन है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या, मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या के 15.6% पर एससी पाए जाते हैं और 21.1% एसटी पाए जाते हैं कुल जनसंख्या का। सर्वाधिक जनसंख्या एससी की इंदौर जिले में है, एसटी की धार जिले में है। न्यूनतम जनसंख्या एससी की झाबुआ जिले में है एवं एसटी की भिंड जिले में है। मान्यता प्राप्त कुल जातियाँ, मध्य प्रदेश में कुल 48 जातियों को एससी दर्जा प्राप्त है एवं कुल 46 जातियों को एसटी दर्जा प्राप्त है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर जनजातियों का क्रम है, भील सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गोंड, उसके बाद कोल। मध्य प्रदेश में 1995 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश में जनजाति से संबंधित संग्रहालय राज्य जनजाति संग्रहालय भोपाल, बादल भुई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा, आदिवर्त जनजाति संग्रहालय खजुराहो। सहरिया जनजाति शिवपुर, ग्वालियर, शिवपुरी जिलों में पाई जाती है। खैरवार जनजाति पन्ना, छतरपुर जिलों में पाई जाती है। कोल जनजाति सीधी, शहडोल जिलों में पाई जाती है। सौर जनजाति कैमूर पहाड़ियों पर पाई जाती है। बैगा जनजाति मंडला, डिंडोरी, बालाघाट में पाई जाती है। भील जनजाति धार, झाबुआ, अलीराजपुर में पाई जाती है। कोरकू जनजाति खंडवा, बैतूल में पाई जाती है। पारधी जनजाति रायसेन में पाई जाती है और भारिया जनजाति पातालकोट, छिंदवाड़ा के आसपास पाई जाती है। अब बात करते हैं भील जनजाति की। विस्तार पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा व निमाड़ क्षेत्र, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। उपजातियाँ हैं पटालिया, बरेला, भिलाला, उजला, तड़वी। विवाह एवं उत्सव को भगोरिया बोलते हैं। प्रमुख देवता हैं राजपंथा एवं भिलाला।
प्रमुख नृत्य है भगोलिया। विशेष, मध्य प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के आधार पर है। इनकी झूम कृषि को चिमाता कृषि के नाम से जाना जाता है। इनका प्रिय पदार्थ ताड़ी व रबड़ी है। ये गहना प्रिय जनजातियाँ हैं। द भील पुस्तक के लेखक टीवी नायक हैं। नंदना प्रिंट के कपड़े का भील जनजाति अधिक प्रयोग करती है। गवरी नाट्य भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। इतिहासकार कर्नल टॉड ने भीलों को वनपुत्र व इतिहासकार टालमी ने तीरंदाज कहा। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भील की प्रमुख कला पंजादरी है, जिसे जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक के रूप में शामिल करना प्रस्तावित है। वेणेश्वर मेला को भीलों का कुंभ कहा जाता है। यह मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। पिथौरा भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है, जिसके प्रमुख चित्रकार पेमा फत्या हैं। भगोरिया उत्सव मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों पर होली के समय 7 दिन के लिए आयोजित होता है। इसमें क्रमशः 3 चरण गुलारिया, गोल गधेड़ो व उजारिया होते हैं। गौंड जनजाति विस्तार, इस जनजाति का विस्तार नर्मदा घाटी के दोनों ओर मिलता है। विवाह पद्धति दूध लौटा व लमसेना। लमसेना में लड़के द्वारा लड़की के घर सेवा देने के उपरांत पठौनी विवाह प्रचलित है। प्रमुख देवता बड़ा देवता नारायण देव लोहासुर। लोहासुर आगरिया के देवता हैं। प्रमुख नृत्य सैला, गैंडी, कर्मा, गोंचो। गौण जनजाति का वर्गीकरण व्यवसायिक आधार पर और संपत्ति के आधार पर। व्यवसायिक आधार पर 4 भागों में विभाजित हैं। प्रधान पूजा पाठ करने वाले गौण, ओझा तांत्रिक कार्य करने वाले, आगरिया लोहे का कार्य करने वाले, सोलाहस बढ़ई का काम करने वाले। संपत्ति के आधार पर 2 भागों में विभाजित हैं, राजगौण और धुरगौण। राजगौण सर्वाधिक संपत्ति वाले, धुरगौण कम संपत्ति वाले। विशेष गौण मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ा जनजाति समूह है गोंड। 2019 में गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया है। इनका मोहल्ला टोला कहलाता है। ये गुदना प्रिय जनजाति है, मतलब हाथ में गुदना बनवा के रखते हैं। हाथ मतलब संपूर्ण शरीर में। मड़ई इनका प्रमुख त्यौहार है। कोल जनजाति, इनका विस्तार सीधी, सिंगरौली, शहडोल के आसपास के क्षेत्र में है। उपजातियाँ रोहिया, रोतेले, भवतिया, रेवरिया। विवाह पद्धति हिंदू प्रथा के अनुसार। प्रमुख देवता ठाकुरदेव एवं सूर्यदेव। प्रमुख नृत्य है कोल दहका। विशेष, कोल मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कोल की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। इनकी अर्थव्यवस्था कोयला की खानों पर निर्भर है। रामायण काल की शबरी कोल जनजाति की थी। सहरिया जनजाति उत्तरी मध्य प्रदेश के शिवपुर, ग्वालियर, शिवपुरी क्षेत्र के आसपास पाई जाती है। विवाह पद्धति इनकी भी हिंदू की प्रथा के अनुसार है। प्रमुख देवता तेजाजी, सीता माता, भैरव देव। प्रमुख नृत्य लहंगी, रागनी, दुलदुल घोड़ी। विशेष, सहरिया सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, इसलिए मध्य प्रदेश का शिवपुर सहरिया जनजाति बाहुल्य जिला को भारत का इथोपिया कहा जाता है। इनका घर या मोहल्ला सहराना व गांव सरहोल कहलाता है। सहरिया जनजाति के गांव के मुखिया को कोतवार कहा जाता है या कोतवाल कहा जाता है। सहरिया जनजाति में लड़की का जन्म होना शुभ माना जाता है। भारत का इथोपिया, सहरिया सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, इसलिए मध्य प्रदेश का शिवपुर भारत का इथोपिया कहलाता है, क्योंकि यह सहरिया जनजाति बाहुल्य जिला है। भारिया जनजाति विस्तार पातालकोट, कुल 12 गांव, जिला छिंदवाड़ा। उपजाति भूमिया और भुईहरा। विवाह पद्धति लमसेना और दूध लौटावा। प्रमुख देवता बूढ़ा देव एवं नागदेव। प्रमुख नृत्य भड़म सैतम। बादल भुई आदिवासी संग्रहालय। 1954 में ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा की स्थापना की गई थी। 1997 में इसका नाम बदलकर बादल भुई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया। इस संग्रहालय में भारिया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण देखने को मिलता है। बैगा भारिया जनजाति के भोजन की बात कर लें तो सुबह का भोजन बासी कहलाता है, दोपहर का भोजन पेज कहलाता है, शाम का भोजन ब्यारू कहलाता है। बैगा जनजाति का विस्तार मंडला, बालाघाट एवं डिंडोरी जिलों में है। उपजातियाँ रायमैना, काठमैना, नरोतिया, भरोतिया। विवाह पद्धति है लमसेना। प्रमुख नृत्य है परधौनी, कर्मा, सजनी दीवानी और बिलमा नृत्य। कर्मा नृत्य को गिनीज बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। विशेष, वैगा जनजाति
की झूम कृषि दाहिया अथवा बेवर कहलाती है। द वैगा पुस्तक के लेखक वेरियर एलेविन हैं। इनके गांव को पूर्वा कहा जाता है। इनकी पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता है। वैगा जनजाति के देवता ठाकुर देव, बूढ़ा देव, दूल्हा देव। ठाकुर देव गांव षष्ठी की रक्षा करने वाले देवता हैं। बूढ़ा देव पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता हैं। दूल्हा देव बीमारियों से रक्षा करने वाले देवता हैं। समाचार के पन्नों से आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम अब जनजातीय कार्य विभाग होगा। 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। मुड़िया जनजाति मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा में पाई जाने वाली जनजाति है। इसका प्रमुख नृत्य गौर है। गौर नृत्य को बैरियर एलेविन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। मुड़िया एंड देयर घोटल पुस्तक के लेखक बैरियर एलेविन है। युवाग्रह यह प्रथा आदिवासियों की समृद्ध परंपरा का एक रूप है। इसके सदस्य अविवाहित युवक युवतियाँ होते हैं। इस संस्था के द्वारा इन्हें अपनी प्रथा, रीति रिवाज व संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। प्रमुख जनजातियों के युवाग्रह घोटुल या चेलिक मोटियारी मुड़िया जनजाति का युवाग्रह है। रंगबंग भारिया जनजाति का युवाग्रह है। घुमकुरिया उरांव जनजाति का युवाग्रह है। अब बात करते हैं कोरकू जनजाति की। कोरकू जनजाति को 3 भागों में राजकोरकू, पाथरिया एवं मोबासी में विभाजित किया गया है। राजकोरकू धनाढ्य वर्ग के अंतर्गत आता है। पाथरिया मजदूर वर्ग एवं मोबासी अपराधी वर्ग। विस्तार सतपुड़ा क्षेत्र के बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद जिले के आसपास का क्षेत्र। इनके प्रमुख देवता मेघनाथ एवं चंद्रमा हैं। इनकी उपजातियाँ बावरिया बैतूल जिले के कोरकू, बंदोरिया पचमढ़ी जिले के कोरकू, दुलारिया हरदा खंडवा जिले के कोरकू। मतलब उपजातियों के लास्ट में रिया आ रहा है। तो किसकी उपजातियाँ हैं? कोरकू जनजाति की उपजातियाँ हैं। प्रमुख नृत्य है चटकोरा। प्रमुख पर्व या त्यौहार है झंडा या मेघनाथ, होली के समय मनाया जाता है। खम्ब स्वांग इनका प्रसिद्ध नाट्य है। सिडोली प्रथा यह कोरकू जनजाति का एक मृतक संस्कार है, जिसमें मृतक की याद में लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं। मेघनाथ उत्सव के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। यह उत्सव सतपुड़ा क्षेत्र के छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद जिलों में मनाया जाता है। यह पर्व होली के एक दिन बाद से प्रारंभ होकर 15 दिन तक अलग अलग स्थानों पर होता है। इसे झंडा या खम्बा स्वांग नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। पारधी जनजाति पारधी जनजाति रायसेन भोपाल क्षेत्र में निवासरत है। इसकी उपजातियां हैं बहेलिया, टांकिया, टाकनकर और लंगोटी। लंगोटी पारधी चंडी देवी की आराधना करते हैं। यह जनजाति बादशाह अकबर के समय की शिकारी जनजाति है। पारधी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार, अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है, किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है। ये पहले जानी जाती थी शिकार एवं अपराधों के लिए, किंतु वर्तमान में स्थिति सुधर गई है। पानिका जनजाति अनूपपुर, शहडोल और उमरिया क्षेत्र में निवासरत है। यह कबीर के पंथी या अनुयायी हैं। इनकी अर्थव्यवस्था कपड़ा बुनाई पर निर्भर है। बंजारा जनजाति यह घुमंतू जनजाति है। विशेषतः मध्य प्रदेश की सीमा पर पाई जाने वाली जनजाति है। इसके प्रमुख नृत्य तलवार, कालवेलिया, मछली एवं तांडा हैं। कंघी का आविष्कार का श्रेय बंजारा जनजाति को दिया जाता है। यह सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है दोस्तों। मछली नृत्य बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। यह धार्मिक नृत्य है जो हर्ष उल्लास से शुरू होता है लेकिन दुख के साथ समाप्त होता है। यह नृत्य मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। उरांव जनजाति दोस्तों, यहाँ PDF थोड़ा ठीक नहीं बना है। क्षेत्र मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा, मंडला डिंडोरी के आसपास का क्षेत्र। उरांव जनजाति का अन्य नाम है कुरुख। प्रमुख नृत्य है सरहुल। इनके मुखिया को कहते हैं महतो। विशेष इनके पूजा स्थल को बगिया एवं युवाग्रह को घुमकुरिया कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बिंझावर जनजाति की। बैगा जनजाति का विकसित वर्ग है बिंझावर। बिंझावर बैगा जनजाति की एक उपजाति है। बैगा जनजाति की अन्य उपजातियां नरोतिया, भरोतिया, नाहर, काठमैना आदि हैं। कोरबा जनजाति एक कोल जनजाति की उपजाति है।
यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर निवासरत है। कोरवा जनजाति की पंचायत मैयाणी कहलाती है। हलवा जनजाति, हलवा जनजाति बालाघाट, मंडला, डिंडोरी क्षेत्र में निवासरत है। कुंवार जनजाति, कुंवार जनजाति सीधी शहडोल क्षेत्र में निवासरत है। इसका प्रमुख नृत्य वार है। खैरवार जनजाति, ये कत्था बनाने वाली जनजाति है। इसका विस्तार ग्वालियर, शिवपुरी व कैमूर पहाड़ी खरियाग पर है। शोर जनजाति, इसका विस्तार टीकमगढ़, छतरपुर, शिवपुरी, सागर, शिवपुर पर है। जनजातीय नृत्य, बैगा जनजाति द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्य कर्मा परधौनी, रीना बिल्मा, सजनी दीवानी। दोस्तों आप लोग एक साथ याद करिएगा, कर्मा परधौनी, रीना बिल्मा, सजनी दीवानी। ये सारे के सारे नृत्य मंडला एवं बालाघाट क्षेत्र के आसपास किए जाते हैं। सजनी दीवानी डिंडोरी में भी किया जाता है। कोरकू जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं चटकोरा, ढांडल एवं गदली। चटकोरा बैतूल होशंगाबाद क्षेत्र के आसपास, ढांडल भी बैतूल होशंगाबाद क्षेत्र के आसपास और गदली नृत्य भी बैतूल, छिंदवाड़ा और खंडवा के आसपास क्षेत्र में किया जाता है। भारिया जनजाति, भड़म एवं सैतम इसके नृत्य हैं। ये दोनों नृत्य छिंदवाड़ा एवं जबलपुर क्षेत्र के आसपास किए जाते हैं। मुड़िया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं गौंड एवं पंडवानी। ये अनूपपुर एवं शहडोल जिलों में किए जाते हैं। गौंड जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं कर्मा सैला, गैंडी, गौंचो। आपको एक साथ पढ़ के याद रखना है, कर्मा सैला, गैंडी, गौंचो। कर्मा मंडला बालाघाट क्षेत्र में, सैला छिंदवाड़ा बालाघाट क्षेत्र में, गैंडी छिंदवाड़ा मंडला बालाघाट क्षेत्र में, गौंचो मंडला बालाघाट क्षेत्र में। सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं रागनी, लहंगी, दुलदुल, घोड़ी। रागनी नृत्य शिवपुर, ग्वालियर, शिवपुरी के आसपास। लहंगी नृत्य भी शिवपुर, ग्वालियर, शिवपुरी के आसपास। दुलदुल घोड़ी नृत्य ग्वालियर, शिवपुर और मुरैना के आसपास के क्षेत्र में किया जाता है। वन्या संस्थान, मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग ने मार्च 1980 को वन्या संस्था की स्थापना की। वन्या संस्था जनजातीय कलाकारों को प्रोत्साहन देने और उनको प्रसिद्धि दिलवाने के लिए कार्यरत है। जनजाति संबंधी सामुदायिक रेडियो केंद्र, भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र भावरा, अलीराजपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला सामुदायिक रेडियो केंद्र है। भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र बिजौरी, छिंदवाड़ा में स्थित है। कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र खंडवा जिले में स्थित है। सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र श्योपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश जनजातीय व्यक्तित्व, टंटैया भील। टंटैया भील का या टंटैया भील का जन्म 1842 में पूर्वी निमाड़, खंडवा में हुआ था। दोस्तों उस बुक में यहाँ पर मिसप्रिंट है। टंटैया भील का जन्म पूर्वी निमाड़, खंडवा में हुआ था। इनका अन्य नाम टंडरा या टांटिया था। टंटैया भील को अंग्रेजों द्वारा 1888 में फांसी दे दी गई। इन्हें इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनका समाधि स्थल पाताल पानी, इंदौर जिले में स्थित है। इनके सम्मान में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। रानी कमलापति, इनका जन्म सीहोर के सलकनपुर रियासत में हुआ था। इनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह से हुआ था। 1702 में निजाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण भोपाल तालाब के किनारे करवाया था। मध्य प्रदेश का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज भोपाल की अंतिम गौंड शासिका रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। यह घोषणा 15 नवंबर 2021 में की गई। पेमा फत्या भील अलीराजपुर जिले में पेमा फत्या पिथौरा चित्रकला के श्रेष्ठ चित्रकार थे। इनका निधन 2020 में हो गया है। भूरीबाई, इनका जन्म झाबुआ जिले के पिटोला गांव में हुआ था। यह भीली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भीमा नायक, इनका जन्म 1840 में पश्चिमी निमाड़ खरगोन में हुआ था। दोस्तों पूर्वी निमाड़ खंडवा को कहते हैं और पश्चिमी निमाड़ खरगोन को कहते हैं। 1857 में भीमा नायक ने सेंधवा बड़वानी से विद्रोह किया। भीमा नायक को बाद में अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अंडमान निकोबार में इन्हें फांसी दे दी गई। ख्वाजा नायक, इनका जन्म 1830 में निमाड़ में हुआ था। ख्वाजा नायक ने अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर भीमा नायक के साथ भीलों की टोली को संगठित किया। ख्वाजा नायक और भीमा की जोड़ी ने
1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। कर्नल आउटरम ने ख्वाजा को बंदी बनाकर हत्या करवा दी। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। दुर्गा अष्टमी के दिन में जन्म होने के कारण इनका नाम दुर्गावती रखा गया। विवाह गोंड शासक दलपत शाह से हुआ। झलकारी बाई, इनका जन्म झांसी के भोजला गांव में हुआ। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। झलकारी बाई की 14 फीट की प्रतिमा भोपाल में 2017 में स्थापित करी गई है। बादल भोई का जन्म डुंगरिया जिला छिंदवाड़ा में 1845 को हुआ था। मध्य प्रदेश में बादल भोई की तरह भीमा भोई और हुल्ली भोई भी महान स्वतंत्रता सेनानी हुए। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थित है। अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर गुजरात जिले के भावनगर में जन्मे। इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया। इन्हें ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य बने। गिरधारी बाई गढ़मंडला की शासिका रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका थीं। गिरधारी बाई की समाधि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। गंजन सिंह कोरकू 30 अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया। और दोस्तों तुरिया जंगल सत्याग्रह सिवनी में हुआ था। कुमारी मीना सिंह मांडवे, यह उमरिया जिले के मानपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। इन्हें 2020 में आदिवासी कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री बनाया गया। कांतिलाल भूरिया का जन्म झाबुआ में 1 जून 1950 को हुआ। यह झाबुआ व रतलाम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से निर्वाचित हो चुके हैं। 2009 में इन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। जोधैया बाई, बैगा जनजाति की जोधैया बाई का संबंध उमरिया जिले से है। यह प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार हैं जिन्हें पद्मश्री सम्मान के लिए नामांकित किया गया। दोस्तों, जनजातीय व्यक्तित्व से संबंधित प्रमुख प्रश्न आते हैं कि वह किस स्थान से संबंधित हैं, किस विधा से संबंधित हैं, और 2-3 पॉइंट हमें आवश्यक रूप से याद रखना है। उनका स्थान और किस विधा या किस कारण उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। फग्गन सिंह कुलस्ते, बीजेपी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला जिले से 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। वर्तमान में यह केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री हैं। मामा बालेश्वर दयाल का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था, लेकिन इनकी कर्मस्थली झाबुआ जिला रहा है। यह प्रसिद्ध समाजसेवी नेता थे। इन्हें भीलों का गांधी भी कहा जाता है। इनका निधन 1998 में हुआ। भज्जू सिंह श्याम, पद्मश्री से सम्मानित भज्जू सिंह श्याम प्रसिद्ध गौण चित्रकार हैं। इनका जन्म डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ में हुआ है। पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव कहा जाता है। मंशू ओझा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से संबंधित थे। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। सीताराम कंवर निमाड़ क्षेत्र का वड़वानी जिले से संबंधित थे। इन्होंने 1857 में नर्मदा घाटी के दक्षिण में होलकर रियासत के साथ मिलकर अंग्रेजों का विद्रोह किया। अर्जुन सिंह धुर्वे, डिंडोरी जिले के अर्जुन सिंह धुर्वे को वैगा नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्धि प्राप्त है। 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित। दोस्तों, ये है परीक्षा धाम पब्लिकेशन की MPGK की MCQ की बुक। इसको भी हम आने वाले दिनों में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।